जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और हमेशा के लिए खुश रहें। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। मैं प्रश्नावली 10.1 जो है वो आप लोगों को क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब प्रश्नावली 10.2 क्लियर करवाता हूँ। उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट जान ले कि प्रश्नावली 2 में क्या क्या कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखते रहिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, यूनिट वेक्टर के बारे में हम 10.2 में छोटी छोटी बात बता चुके हैं, है ना। सिर्फ इसका डेफिनेशन बताए हैं कि जिस सदिश का मापांक क्या होता है, 1 होता है, उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब इसका विस्तार में जानेंगे कि यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो मान लिया जाए कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इसे 4 भागों में अगर बांट दिया जाए, जैसे कि मान लिया जाए कि ये वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, और यहाँ से यहाँ तक 4 भाग। तो ये वेक्टर ए बराबर जो है, इसका परिमाण जो है, वेक्टर ए का परिमाण जो अगर बात किया जाए तो इसका परिमाण क्या है, 4 है। अगर ये छोटा सा यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की हम चर्चा करें तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। जिसका मापांक 1 इकाई हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। इसका मापांक कई इकाई है, 4 इकाई, तो ये यूनिट वेक्टर एक्चुअली में नए है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम वेक्टर ए बराबर लिखना चाहे, अगर हम वेक्टर ए बराबर लिखना चाहे, और यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, 1। अगर हम वेक्टर ए बराबर लिखना चाहें तो यूनिट वेक्टर के कई गुना वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर के कई गुना वेक्टर ए है, कि यूनिट वेक्टर के 4 गुना ये वेक्टर ए है। यूनिट वेक्टर का कितना गुना ये वेक्टर ए है, 4 गुना ये वेक्टर ए है। तो बताओ कि ये यूनिट वेक्टर बराबर अगर हम चाहें तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अब बटा यूनिट वेक्टर, बटा में क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर बराबर जो होगा वेक्टर ए, और इधर 4 गुना में है, इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा कि नहीं। अब ये जो 4 है वो क्या है, वेक्टर ए का क्या है, मापांक है, यानी कि इसे इस यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर ए अब बटा वेक्टर ए का मापांक लिख सकते हैं कि नहीं। ये वेक्टर ए का क्या है, मापांक है। यानी यूनिट वेक्टर अगर किसी भी वेक्टर का निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, वो वेक्टर लिखना होगा, और उसी वेक्टर का क्या निकालना होगा, आपको यूनिट वेक्टर निकालना होगा। हाँ, अब किसी भी वेक्टर, मान लिया जाए कि वेक्टर ए बराबर ये दिया हुआ है 3i कैप, और प्लस में 2j कैप, और प्लस में 1k कैप, ठीक है। और इसका कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो इसका मापांक निकालेंगे, और किसी भी वेक्टर का मापांक निकालने के लिए आपको i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, और फिर k का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो k का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और फिर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। अब 9 1 10, और 10 1 क्या हो जाएगा, √11। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये वेक्टर ए का मापांक निकल करके आ गया। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो वेक्टर ए होता है, और बटा में वेक्टर ए का क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर ए का मापांक। ये पेन भी नहीं चलने लगी, देखते हैं दूसरा पेन, ऐसा पेन है यार। ये देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ए का क्या होगा, मापांक होगा। अब बताओ यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए, तो वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप, और प्लस में 1k कैप है, और बटा में वेक्टर ए का मापांक जो है वो √11 है। क्या है, √11 है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे a कैप बराबर में 3 बटा √11 i कैप, प्लस 2 बटा √11 j कैप, प्लस में 1 बटा √11 k कैप, ठीक है। ये वेक्टर यूनिट वेक्टर ये निकल गया। अब यूनिट वेक्टर किसे कहेंगे, जिसका मापांक निकल करके क्या आए, 1 आए। तो इसका अगर मापांक निकाला जाए, मतलब यूनिट वेक्टर का मापांक निकाला जाए, तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा, 3 बटा √11 का स्क्वायर, प्लस 2 बटा √11 का स्क्वायर, और फिर प्लस 1 बटा √11 के स्क्वायर, और इसका जो निकल करके आएगा मापांक वो 1 आएगा। अब देखो कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 4 13, और ये कहाँ पे मिस्टेक हो गया, 3 3 9
सॉरी देखिएगा, यहाँ यहाँ जे का कोफिशिएंट 2 है ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिखाना चाहिए ना, वही देख रहे हैं कि गलती हो गया। 2 का स्क्वायर 4, तो 13 क्या हो जाएगा 14, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो सबका यहाँ क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, और यहाँ 9 और 4 और प्लस में 1, अब बटा में क्या हो जाएगा √11 का 11 एलसीएम, यानी 11/11 आएगा, 11 से 11 खत्म, 1 आ जाएगा। तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये यूनिट वेक्टर निकल गया। जिसका मापांक निकल करके 1 आए उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। यहाँ तक आप लोग क्या होंगे, समझ पाए होंगे। अब देखिएगा, इससे आगे मैं इसका अगला कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसका अगला कॉन्सेप्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका पोजीशन वेक्टर। देखिएगा, पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, पोजीशन वेक्टर है इसका अगला कॉन्सेप्ट। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, मान लिया जाए कि ये 3D है, एक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये आपका अपन का जेड एक्सिस है। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है। तो मान लिया जाए कि ये पोजीशन वेक्टर, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन पर जो नियामक होता है वो 0 0 0 होता है, और यहाँ कोई बिंदु P है और इसका नियामक A B और ये क्या है C है। ठीक है, और ये बिंदु से मिलाया गया, इस बिंदु से। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ A दूरी चला, और फिर यहाँ से यहाँ ये क्या दूरी चला, B दूरी चला, और यहाँ से फिर Z एक्सिस जो हवा की दिशा में है, ये जो Z एक्सिस है वो किसके दिशा में, हवा के दिशा में। तो हवा की दिशा में ये कितना चला, C चला। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, हवा की दिशा वाला भी यहाँ गया, तो दूरी तो घूर फिर के क्या किया, P तक का ही दूरी तय किया ना। तो अगर डायरेक्ट हम O से P मिला दें, तो जो O से A गया, A से B गया, और यहाँ हवा की दिशा वाला C गया, वो पूरा दूरी ये अकेले तय करेगा कि नहीं, तय कर लेगा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, OP वेक्टर कहेंगे, OP वेक्टर कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, OP वेक्टर कहेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस को हम लोग I कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग J कैप से डिनोट करते हैं, और Z एक्सिस को हम लोग K कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ OP वेक्टर की बात करें, OP वेक्टर की बात करें, तो सिर्फ OP वेक्टर को दर्शाने के लिए बताओ, ये जो A लिखा हुआ है इसे AI कैप लिख दें। अगर AI कैप लिखते हैं तो ये कह रहा है कि A जो जा रहा है ना, A जो जा रहा है वो I कैप किसको दर्शाता है, एक्स एक्सिस को। A जो जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, और ये जो B है यहाँ J कैप देंगे, तो ये जो J कैप जो है वो किसको दर्शा रहा है, वाई एक्सिस को। यानी B दूरी चला कितना, वाई एक्सिस की तरफ B दूरी चला, और एक्स एक्सिस की तरफ A दूरी चला। ये I कह रहा है कि एक्स एक्सिस की तरफ A दूरी चला, और ये जो J है वो वाई एक्सिस की तरफ B दूरी चला, क्योंकि J जो है वो वाई एक्सिस को डिनोट करता है। और फिर ये C K लिखाएगा, यानी कि K एक्सिस की तरफ C दूरी चला। ठीक है, यानी OP वेक्टर बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो OP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। यही हुआ आपका पोजीशन वेक्टर। अगर कोई बिंदु दिया हुआ है और उसे वेक्टर के रूप में निरूपित करना है, तो उसमें AI BJ और CK कैप लगा करके आप उसे दर्शा सकते हैं। अगर इसका मापांक की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो OP वेक्टर का मापांक क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर। ये आपका आया OP वेक्टर का क्या चीज आया, OP वेक्टर का मापांक आया। ठीक है, तो यहाँ से अपन का मापांक भी क्लियर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिए, आपको मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ और उसका आपको हम पोजीशन वेक्टर या उसका मापांक निकालने की बात करता हूँ। तो देखिएगा, मान लिया जाए कि ये कोई पॉइंट है, मान लिया जाए ये है और ये है। ठीक है, और ये ऑरिजिन है, और यहाँ से मान लिया जाए P जो है वो 2 है, 3 है और ये 4 है। और तो OP से जो मिलाया गया, बताओ OP वेक्टर बराबर हम लोग क्या सूचित करेंगे, 2I कैप 3J कैप और प्लस में क्या होगा 4K कैप। ठीक है, और ये 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। तो बताओ कि O से P गया, इस वेक्टर का अगर आपसे कहे
कि बताइए तो कि इस वेक्टर का अब 2i कैप और 3j कैप और प्लस 4 कैप लिखने का रीजन क्या है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड, इसके आई कैप और ये जे कैप और ये क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ओपी वेक्टर का जो मापांक निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 3 का स्क्वायर और फिर प्लस में क्या होगा 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो बताइएगा कि 16 9 25 और 25 और 4 क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये जो निकला वो ओपी वेक्टर का मापांक निकला, रूट के अंदर 29 जो है वो ओपी वेक्टर का मापांक निकला। अगर इस ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहे तो ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, ओपी वेक्टर अब बटा में ओपी वेक्टर का मापांक। तो ओपी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो ओपी वेक्टर 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, अब बटा में इसका मापांक तो रूट 29 इसका मापांक होगा। तो ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होगा वो 2 बटा रूट 29 आई का प्लस में 3 बटा रूट 29 जे का प्लस 4 बटा रूट 29 के का। ये आपका निकला ओपी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने की बात किया जाए तो वो वेक्टर अब बटा में उस वेक्टर का मापांक करना। ठीक है, ये 10.2 का जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ कि समान सदिश की हम चर्चा करें। समान सदिश देखिएगा, समान सदिश के बारे में हम चर्चा करें। समान सदिश को इंग्लिश में हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं, समान सदिश को हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, परिमाण और दिशा दोनों समान हो, जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, दोनों समान हो, जिसका परिमाण और दिशा दोनों समान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो बताओ कि मान लिया जाए कि ए बी वेक्टर बराबर ये आपको दे दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ये माइनस में है, माइनस में समझना, और बी सी वेक्टर बराबर जो है मेरे प्यारे बच्चों ए बी वेक्टर, और मान लिया जाए कि बी सी वेक्टर बराबर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, जब इसका ए बी वेक्टर अब ये बी सी वेक्टर का परिमाण जो है वो समान होना चाहिए। बी सी वेक्टर का, बी सी तो लिखा हो, बी सी वेक्टर का जो है परिमाण भी समान होना चाहिए, दिशा भी समान होना चाहिए। तो यदि ए बी वेक्टर बराबर बी सी वेक्टर होगा तब इसे हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ए आई कैप अब बी जे कैप प्लस में सी के कैप बराबर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का। कब बराबर होगा, जब ए बराबर एक्स रहेगा और बी बराबर वाई रहेगा और सी बराबर जेड रहेगा। अगर ए के स्थान पे एक्स लिख दिया जाए और बी के स्थान पे वाई लिख दिया जाए और सी के स्थान पे जेड लिख दिया जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, है ना। तो अगर दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है तो उसमें अगर आपसे पूछे ए बी सी का मान क्या होगा या एक्स वाई जेड का मान क्या होगा तो इस ढंग से आपको बता देना, है ना, क्योंकि सबका परिमाण समान होगा तो वैसे ना हम लोग कहेंगे उसे कि ये इक्वल वेक्टर है। तो परिमाण देखो अब सबका समान हो गया, है ना। अब देखिए कि सदिश को योग कैसे किया जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिश का योगफल, सदिश का योगफल। अब देखिए वेक्टर को किस तरह से जोड़ा जाता है। तो मान लिया जाए कि हम यहाँ से एक वेक्टर लेते हैं, ये वेक्टर ए नाम दे दिए, ठीक है, और फिर यहाँ से ही एक वेक्टर जा रहा है, इस वेक्टर का नाम जो हम दे दिए वो मान लिया जाए कि बी वेक्टर दे दिए, यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर और यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर। तो बताओ कि जो अगर कोई भी आदमी है और यहाँ से यहाँ तक चलता है और फिर यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो बताओ कि वही दूरी अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कर दिया जाए तो नहीं चलेगा। हाँ, तो ओ से मान लिया जाए कि ए से बी गया और बी से सी गया, तो क्या डायरेक्ट ए से सी नहीं जा सकता है, दूरी तो इतना ही तय करेगा। मतलब कहने का मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर
अब बराबर AC वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ AB वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये मान लिया जाए कि ये C वेक्टर है, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B अब बराबर होगा किसका? वेक्टर C का, है ना। तो कोई भी दो वेक्टर है, मान लिया जाए कि यहाँ से आ रहा है वेक्टर A, यहाँ से चलना प्रारंभ किया OA वेक्टर, फिर O से R गया, O से R आया। अब बताओ कि O से A गया और A से R गया, तो डायरेक्ट O से R नहीं जा सकता है, आ जा सकता है। बताओ OAR मतलब OA वेक्टर अब प्लस AR वेक्टर अब बराबर हो जाएगा किसका? OR वेक्टर का, ठीक है। तो ये हुआ आपका एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योगफल नियम। इसे हम लोग सदिश का योगफल, त्रिभुज का नियम भी कह सकते हैं, सदिश का त्रिभुज का योगफल का नियम, है ना। तो यहाँ देखिएगा, इसे त्रिभुज नियम भी बोला जाता है, त्रिभुज नियम भी इसे बोला जाता है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज नियम के बारे में समझ लेगा। समांतर चतुर्भुज भी जस्ट लाइक त्रिभुज के नियम पर ही चलेगा। देखिएगा यहाँ समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। तो देखिएगा समांतर चतुर्भुज नियम के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि ये कोई सदिश है, ठीक है, और ये सदिश है, मान लिया जाए कि A से चल रहा है, और ये सदिश है, A से यहाँ जा रहा है, A से B की ओर ये जा रहा है। तब बताओ कि इतना ही लंबाई का इधर एक सदिश खींचा जाए और फिर इतना ही लंबाई का इधर सदिश खींचा जाए, तब ना समांतर होगा, तब ये समांतर होगा, ठीक है। तो समांतर होगा। बताओ कि A से B गया, अब B से C गया, A से B गया और B से C गया, तो इधर वाला भी कहाँ जाना चाहिए? ये इधर वाला A B C और D है, तो ये कहाँ जाना चाहिए? D से C की ओर जाना चाहिए, और ये कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ये जो है वो कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। बताओ ये जो है AB वेक्टर जो है, AB वेक्टर और BC वेक्टर और ये DC वेक्टर और ये जो AD वेक्टर है, तो बताओ कि ये जो AD वेक्टर है वो BC वेक्टर के बराबर है कि नहीं? है। और AB वेक्टर जो है वो DC वेक्टर के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल है। ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है? बराबर है, बराबर है ना, तो बराबर है। तो बताओ A से B गया, B से C गया, तो डायरेक्ट A से B दूरी तय कर रहा है, B से C दूरी कर रहा है, तो डायरेक्ट A से C दूरी नहीं तय कर सकता है, A से C, मतलब इसे लिख सकता है A से B वेक्टर गया, अब B से C वेक्टर गया, और उसके बाद इसे डायरेक्ट A से C वेक्टर गया। तो इस वेक्टर को A B वेक्टर भी बोल सकता है, और प्लस में A B C वेक्टर नहीं बोल करके A D भी वेक्टर बोल सकता है, बराबर में A C वेक्टर, क्योंकि A D वेक्टर और B C वेक्टर आपस में क्या है? बराबर है। A B वेक्टर की जगह पे D C वेक्टर भी बोल सकते हैं, D C वेक्टर प्लस A D वेक्टर बराबर में क्या हो जाएगा? A C वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब देखिएगा सहचार